गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED ID सेमिस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स से यूनिट 2.3 डिफरेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले के ऑनलाइन टीचिंग वीडियोस में हमने यूनिट 2 टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस से यूनिट 2.1 दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित की भूमिका, इसके बारे में पार्ट 1 में चर्चा किया था। यूनिट 2.1 पार्ट 2 दिन प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ साइंस इन डे टू डे लिविंग, और यूनिट 2.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित और विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। इन ऑनलाइन टीचिंग वीडियोस में हमने यूनिट 2.1, यूनिट 2.2 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया था। आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में डिफरेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। गणित और विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागम एवं प्रविधियाँ, डिफरेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस। सबसे पहले देखते हैं परिचय। प्रायः देखा जाता है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है, जो कि विषय आधारित होती है। कुछ विशेष विधियां किसी विशेष विषय के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसीलिए अध्यापक को हमेशा विषय से संबंधित विधि का ही प्रयोग करना चाहिए, जबकि बहुत सी अध्यापन विधियां ऐसी है जो एक विषय के साथ साथ अन्य विषय की भी पूर्ति करती हैं। इसी प्रकार किसी उद्देश्य के छोटे भाग को शीघ्र हासिल करने के लिए कुछ विशिष्ट रणनीतियों का प्रयोग भी मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों ने किया है, जिसका परिणाम सार्थक रहा है। अर्थात विशिष्ट प्रविधियों का प्रयोग शिक्षार्थी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना होता है, जिसका उपयोग सभी शिक्षक नहीं कर सकते, बल्कि अनुभवशील शिक्षक ही इस प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग कर पाने में सफल होते हैं। उपागम की बात की जाए तो शिक्षार्थी में व्यवहार परिवर्तन का एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा उसे किसी न किसी प्रकार की अनुभव होता है। इस क्रम में देखने, सुनने, छूकर एवं गत्यात्मकता के द्वारा विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार विधि, प्रविधि एवं उपागम को
और अधिक सरल बनाने के लिए उसकी व्याख्या की जा रही है, जिसके द्वारा उनमें विभिन्नता को भी समझा जा सकता है। गणित और विज्ञान शिक्षण के उपागम, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस। शिक्षण अधिगम में उपागम की अहम भूमिका होती है। आदिकाल से लेकर आज तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए या सीखने के लिए किसी न किसी उपागम का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 10 कर्मेंद्रियां पाई जाती है, जिसे ऋषियों एवं मुनियों ने बताया, जबकि विज्ञान की भाषा में ज्ञानेंद्रियों को संवेदना तथा कर्मेंद्रियों को गामक मोटार कहा जाता है। ऋषियों तथा मुनियों का मानना था कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है तथा कर्मेंद्रियों द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाता है। इसी प्रकार विज्ञान की भाषा में संवेदनाओं के द्वारा हम संदेशों को प्राप्त करते हैं तथा गामक के द्वारा प्राप्त संदेशों का क्रियान्वयन करते हैं। संवेदनाओं के बारे में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संवेदनाएं 5 होती है: दृश्य, श्रव्य, स्वाद, घ्राण, स्पर्श। संवेदनाएं 5 होती है: दृश्य, श्रव्य, स्वाद, घ्राण, स्पर्श। जबकि हेलन केलर ने बताया कि संवेदनाएं 6 होती है और वह 6ठी संवेदना है गत्यात्मकता, जिसकी सहायता से ही व्यक्ति अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है तथा दृष्टिबाधित व्यक्ति उबड़ खाबड़ जगह एवं सीढ़ियों पर चढ़ या उतर सकता है। और इस संवेदना का प्रयोग योगासन में भी किया जाता है। उपागम का तात्पर्य उस संवेदना से है जिसके द्वारा शिक्षार्थी कम से कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर लेता है। अर्थात प्रत्येक शिक्षार्थी प्रायः या तो सुनकर या फिर देखकर उद्दीपन का अर्जन करते हैं। इस प्रकार जो उद्दीपन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह उतना ही अधिक शिक्षार्थी को सीखने के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। प्रायः शिक्षक 2 ही उपागम का प्रयोग करते हैं: किसी वस्तु को दिखाकर या सुनाकर आवाज़ द्वारा। सामान्य शिक्षार्थी प्रायः देखकर एवं सुनकर जैसे उपागम के द्वारा सीखते हैं, परंतु ऐसे शिक्षार्थी भी है जो सिर्फ देखकर एवं सुनकर ज्ञानार्जन नहीं कर सकते। इसीलिए प्रत्येक निषक्त के लिए कुछ अलग अलग उपागमों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, श्रवण बाधित शिक्षार्थी के लिए दृश्य, स्पर्श, घ्राण, स्वाद एवं गत्यात्मकता उपागम का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के लिए श्रव्य, स्पर्श, घ्राण, स्वाद एवं गत्यात्मकता उपागम का प्रयोग किया जाता है।
बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए दृश्य, श्रव्य, गत्यात्मकता एवं स्पर्श उपागम का प्रयोग कर सिखाया जाता है। इस प्रकार बहुदिव्यांगता से ग्रसित शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए उपागम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते हैं। अर्थात यदि उपागम का एक विकल्प असफल होता है तो वहाँ दूसरा विकल्प लगाया जाता है। उदाहरणार्थ यदि शिक्षार्थी बधिरांध है तो उसे सिखाने के लिए स्पर्श, घ्राण, स्वाद एवं गत्यात्मकता जैसे उपागम का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दृश्य एवं श्रव्य उपागम उनके लिए उपयोगी नहीं होगा। इसी प्रकार शिक्षार्थी की निशक्तता के आधार पर उसके उपागम भी बदल जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं उपागमों का उचित प्रयोग करके कमज़ोर से कमज़ोर को भी कुछ न कुछ सिखाया जा सकता है। शिक्षण विधियों के बारे में निम्नलिखित तर्क है। नंबर 1, प्रायः शिक्षण विधि का प्रयोग विषय एवं प्रकरण के आधार पर किया जाता है। नंबर 2, शिक्षण विधि में शिक्षक कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व देता है। नंबर 3, संपूर्ण प्रकरण को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 4, शिक्षण विधि को कला के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 5, इसे परंपरागत मानव व्यवस्था सिद्धांत की देन माना जाता है। नंबर 6, शिक्षण विधियों के मूल्यांकन का मानदंड विषय वस्तु प्रकरण का स्वामित्व होता है। नंबर 7, शिक्षण की विधियों का लक्ष्य प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से है। शिक्षण विधियों में उपयुक्त प्रयोग एवं जानकारी के लिए दी गई विभिन्न प्रकार की विधियों का अवलोकन करें। गणित और विज्ञान शिक्षण के प्रविधियाँ, टीचिंग टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान शिक्षण के प्रविधियों के बारे में निम्नलिखित तथ्य शामिल किए जा सकते हैं। नंबर 1, शिक्षक शिक्षण प्रविधियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर करता है। नंबर 2, शिक्षण प्रविधियों में व्यवहारों तथा संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 3, शिक्षण प्रविधि में शिक्षक सूक्ष्म आयाम को अपनाता है। नंबर 4, शिक्षण प्रविधि में शिक्षक वैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखकर सूचना प्रदान करता है। नंबर 5, शिक्षण प्रविधि में शिक्षक मानदंड उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। नंबर 6, शिक्षण प्रविधि में शिक्षक समस्त अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। नंबर 7, प्रविधि का प्रयोग अनुभवशील शिक्षक आधुनिक व्यवस्था एवं परिस्थितियों के अनुसार करता है। शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग एक शिक्षक तब करता है जब उसे लगता है कि अमुक विधि के शिक्षण से शिक्षार्थी सभी सूचनाओं के अर्जन में कमी दिखा रहा है। शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक इसलिए भी करता है क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की योग्यता भिन्न भिन्न होती है।
शिक्षण विधि के द्वारा जिस कौशल को शिक्षार्थी सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें शिक्षक विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से सरल बनाकर अथवा क्रिया द्वारा आसानी से सिखा देता है। ये रणनीतियाँ किसी भी विषय के अध्यापन में प्रयोग की जा सकती है, परंतु शिक्षक को उपयुक्त उदाहरण या प्रकरण से जोड़ने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग उभयनिष्ठ रूप से किसी भी विषय के लिए किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ विशेष प्रविधियाँ जो सामान्य शिक्षार्थियों के साथ बौद्धिक अक्षम, अधिगम अक्षम, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित तथा अन्य सभी प्रकार के निःशक्त शिक्षार्थियों के लिए भी उतनी ही प्रभावी होती है। ये प्रविधियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रेरित वातावरण या माहौल तैयार करना। किसी कक्षा में शिक्षार्थी तीव्र गति से सीखने की कोशिश तब करते हैं जब कक्षा शांत हो, कुछ विशेष आकर्षण चित्र हो या रुचिपूर्ण कथन हो। कुशल शिक्षक इस प्रकार के वातावरण को तैयार करके अर्थात इस प्रविधि के द्वारा उनके अधिगम स्तर में वृद्धि ला सकता है। नंबर 2, पुनर्बलन दिया जाना। शोध अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षार्थियों को दंड देने के बजाय उसके प्रत्येक सफल प्रयास पर उसे पुनर्बलन, जैसे कि शाबाशी, अच्छा, बहुत अच्छा, टोकन इत्यादि देने से अधिगम तीव्र गति से होती है। इसीलिए एक कुशल शिक्षक बिना कंजूसी किए हुए यदि सही प्रयास पर शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करे तो शिक्षार्थियों में आत्मबल बढ़ता है और सीखने की क्षमता में भी विकास होता है। नंबर 3, क्रमबद्धता। शिक्षण सूत्र सदैव सरल से जटिल एवं मूर्त से अमूर्त की ओर सीखने के लिए प्रेरित करता है। मूर्त से अमूर्त की ओर सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए विशेष रणनीति के तहत शिक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि किस विषय वस्तु को पहले एवं किस विषय वस्तु को बाद में पढ़ाया जाए। ऐसा करने से शिक्षार्थी के अधिगम में स्थायी परिवर्तन होने के आसार अधिक होते हैं। नंबर 4, अभ्यास। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम जो कुछ भी देखते हैं अथवा सुनते हैं उसका लगभग 15% सिर्फ हमारे मस्तिष्क में होता है, शेष अल्पकालीन स्मृति में होता है और जब उस विषय वस्तु प्रकरण का अभ्यास करते हैं तो वह दीर्घकालीन स्मृति में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए शिक्षार्थी अच्छी तरह से किसी प्रकरण को सीखे, इसके लिए अधिक से अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है।
नंबर 4, विभेदीकरण। कभी कभी शिक्षार्थी उस विषय वस्तु को जान जाते हैं, परंतु उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह अलग अलग उदाहरण देकर उसमें विभेद को स्पष्ट कर सकें। इस प्रकार जो भी तथ्य किसी प्रकार की आशंका जताते हैं, उन्हें विभेदीकरण प्रविधि के माध्यम से सिखाया जाना अधिक उचित होता है। नंबर 6, सामान्यीकरण। प्रायः देखा जाता है कि एक अध्यापक किसी प्रकरण को कक्षा में बताता है तो शिक्षार्थी उस समय समझ जाते हैं, और उसी प्रकरण को जब दूसरा अध्यापक मौखिक परीक्षा के समय पूछता है तो वह बता पाने में असमर्थता व्यक्त करता है। इसका कारण यह है कि उसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके ज्ञान को परखा नहीं गया। नंबर 7, उदाहरणों का प्रयोग। बहुत से गूढ़ या कठिन प्रकरण ऐसे होते हैं जो सभी शिक्षार्थियों को आसानी से और एक बार में समझ में नहीं आती है। उन्हें सिर्फ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह उदाहरण बहुत ही उपयुक्त और सार्वजनिक होना चाहिए। नंबर 8, अन्य विधियाँ। नंबर 8, अन्य प्रविधियाँ। इसके अलावा शिक्षक बहुत सी प्रविधियों को भी कर सकता है, जैसे प्रत्यक्ष क्रिया, कहानी एवं चुटकुला आदि। वैसे कहानी कभी कभी विधि के अंतर्गत आती है, परंतु जब इसका उपयोग विशेष रूप से शिक्षार्थियों की थकान को दूर करने अथवा उनका अवधान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, तब वह प्रविधि का काम करती है। जब शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक रूप से प्रकरण स्पष्ट नहीं होता है तो शिक्षक उसे प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार कभी कभी शिक्षक बार बार सिखाने का प्रयास करता है, लेकिन शिक्षार्थी भूल जाते हैं, तो उन्हें क्षेत्र भ्रमण के द्वारा स्पष्ट करता है, अर्थात उस विशेष स्थान पर ले जाकर दिखाया जाता है। इसी प्रकार शिक्षक किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करके भी आसानी से सिखा सकता है। उपर्युक्त सभी प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग आज सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, परंतु इन सभी प्रविधियों का प्रयोग विशेष शिक्षार्थियों में बेहतर अधिगम के लिए अधिक से अधिक कर रहे हैं, और परिणाम भी सार्थक आ रहे हैं। सभी शिक्षक इन शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग उपयुक्तता के आधार पर करते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसी टॉपिक के आधार पर मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। उन 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखकर आप अपने DEDSC ID स्टूडेंट्स ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1,
गणित और विज्ञान शिक्षण के उपागमों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1, गणित और विज्ञान शिक्षण के उपागमों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2, गणित और विज्ञान शिक्षण के प्रविधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2, गणित और विज्ञान शिक्षण के प्रविधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ओके, थैंक यू।